हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल एक्सीलेंट कोचिंग। स्किज़ोफ्रेनिया और डिल्यूजनल डिसऑर्डर्स के बारे में पढ़ेंगे। डिसऑर्डर्स जिनमें रियलिटी से एकदम कांटेक्ट ख़त्म हो जाता है उनको साइकोसिस बोलते हैं, और उन लोगों को साइकोटिक बोला जाता है जिनको हेलुसिनेशंस होती हैं या रियलिटी उनको एकदम समझ में नहीं आता है कि क्या चीज़ रियल है और क्या चीज़ अनरियल है। तो हेलुसिनेशंस का मतलब क्या है? फॉल्स सेंसरी परसेप्शन, मतलब कुछ ऐसी चीज़ें सुनाई देना या दिखाई देना। इसमें सारी सेंसेस इंक्लूड है, सिर्फ सुनाई देना या दिखाई देना नहीं होता। इसमें उनको फील, जैसे टच भी फील हो सकता है या कोई स्मेल भी आ सकती है ऐसी जो वहाँ पे ना आ रही हो, मतलब सारी सेंसेस इंक्लूडेड हैं इसमें। प्लस डिल्यूजन्स क्या होते हैं? फॉल्स बिलीव्स होते हैं। फॉल्स बिलीव्स जिसमें डिफरेंट टाइप्स आ जाते हैं जो अब अभी नीचे देखेंगे हम। तो स्किज़ोफ्रेनिया का लिटरल मीनिंग है स्प्लिट माइंड, और ये एक साइकोटिक कंडीशन है। और इसमें जो डिल्यूजन्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप के हैं, जैसे कि डिल्यूजन ऑफ ग्रैंडियोर। ग्रैंडियोर का मतलब है अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रैंड समझना या अपने आप को बहुत इम्पोर्टेंट समझना। ऐसी कोई डिल्यूजन होती है लोगों में कि उनके अंदर एक ये बिलीफ होता है कि वो बहुत इम्पोर्टेंट किसी काम के लिए आए हैं यहाँ पे और बहुत इम्पोर्टेंट मिशन पूरा कर रहे हैं। ऐसे ही डिल्यूजन ऑफ परसिक्यूशन है जहाँ पे उन्हें ये लगता है कि कोई उनके अगेंस्ट प्लॉट कर रहा है, वो शायद विक्टिम है किसी चीज़ के, तो उनको ऐसे बार बार लगता है कि कोई उन्हें मारना चाह रहा है या उनके बारे में कोई बात कर रहा है। देन डिल्यूजन ऑफ रेफरेंस मीन्स बिलीव दैट एक्शंस ऑफ अदर्स और वर्ल्ड इवेंट्स आर कॉन्स्पिरेसीज अगेंस्ट हर। मतलब जो बाकी के लोग हैं वो उन्हीं के उनसे रिलेटेड कोई बात कर रहे हैं। जैसे अगर वो टीवी में भी देखते हैं कोई न्यूज़ आ रही है तो वो उन्हीं से रिलेटेड है, या कोई न्यूज़पेपर में कोई हेडलाइन है तो उसमें भी उन्हीं से कोई रिलेशन है, तो बार बार अपने आप को एज अ रेफरेंस देखते हैं। देन डिल्यूजन ऑफ कंट्रोल मीन्स के उनको ऐसा लगता है कि कोई उनको कंट्रोल कर रहा है, कोई एक और कोई अथॉरिटी है जो उनके एक्शंस को कंट्रोल कर रही है। तो ये सारे डिल्यूजन्स हैं। एंड डिल्यूजन जो है वो बहुत ज़्यादा एक कह सकते हो प्रोमिनेंट सिम्टम्स हैं स्किज़ोफ्रेनिया के केस में। तो delusions are most prominent among paranoid type schizophrenics. The catatonic type schizophrenic on the other hand, कैटाटोनिक का मतलब है जहाँ पे इमोबिलिटी हो जाती है, व्हेन यू आर नॉट एबल टू मूव। अपने जो पॉस्चर है, बॉडी पॉस्चर है, उसमें आप एक प्रॉपर एक पॉस्चर में फिक्स हो जाते हो, हिल नहीं पाते हो, या रिपीटेटिवली कोई वर्ड बार बार यूज़ करते हो, जिसको इकोलेलिया बोलते हैं, रिपीटिशन ऑफ वर्ड्स, बार बार एक ही चीज़ बोल रहे हो। या इकोप्रैक्सिया मीन्स रिपीटिशन ऑफ ऑब्जर्व बिहेवियर, बार बार एक कोई आप अपना कोई फिंगर है बार बार कोई हिला रहा है तो दैट इज़ रिपीटिशन ऑफ बिहेवियर। तो ये कैटेटोनिया वाला जो स्किज़ोफ्रेनिया होता है इसमें इमोबिलिटी या रिपीटेटिव मूवमेंट्स बहुत ज़्यादा दिखती हैं। देन अ थर्ड टाइप ऑफ स्किज़ोफ्रेनिया जिसको हम डिसऑर्गेनाइज स्किज़ोफ्रेनिया बोलते हैं, जिसमें वो पर्सन का जो बहुत ज़्यादा डिसऑर्गेनाइज लाइफस्टाइल हो जाता है। तो इंस्टेड ऑफ लाफिंग एज अ ट्रैजिक न्यूज़ और क्राइंग ऑन अ, मतलब जो हंसने की जगह पे रोने लग जाना, रोने की जगह पे हंसने लग जाना, हमेशा कंफ्यूज रहना, इस टाइप का वेरी डिसऑर्गेनाइज पर्सन। Delusional disorders are psychotic problems characterized by non-bizarre delusions without other schizophrenic signs. तो अगर किसी को डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, सिर्फ डिल्यूजनल डिसऑर्डर है, तो उसको डिल्यूजन्स होंगी लेकिन बाकी चीज़ें नहीं होंगी जो स्किज़ोफ्रेनिया में होती हैं। तो इट कैन बी ओनली डिल्यूजनल डिसऑर्डर ऑल्सो। कॉजल फैक्टर्स क्या होंगे? We shall study various causal factors bearing the fact that schizophrenia is a multifactorial. तो स्किज़ोफ्रेनिया के बहुत सारे कॉजल फैक्टर्स हैं, बहुत सारे कॉजेज़ हैं। सबसे पहले प्री डिस्पोजिंग फैक्टर्स हैं। तो प्री डिस्पोजिंग फैक्टर मीन्स जेनेटिकली अगर किसी के अंदर कुछ ऐसी चीज़ आ गई है उनके पेरेंट्स के थ्रू, जिसे पेरेंट्स को, जैसे मान लो सपोज किसी एक चाइल्ड के रिलेटिव में किसी को इस तरह की प्रॉब्लम थी, तो ब्लड रिलेशन में किसी को प्रॉब्लम है तो वो उस चाइल्ड में भी उसके जीन्स आ सकते हैं। इसलिए ट्विन स्टडीज़ होती हैं जो जिसमें आइडेंटिकल ट्विंस के ऊपर स्टडी की जाती है, फिर फ्रेटर्नल ट्विंस के ऊपर भी स्टडी की जाती है। इसके बारे में हमने पहले बात करी भी हुई है। तो जहाँ पे भी ये देखा गया है, इवन अडॉप्टेड बच्चों की भी स्टडी की जाती है कि उनके भी अगर बायोलॉजिकल पेरेंट्स या उनके रिलेटिव को किसी को था स्किज़ोफ्रेनिया, तो इनके अंदर भी एक प्री डिस्पोज्ड फैक्टर आ जाता है कि कभी ऐसी कोई कंडीशन हुई जहाँ पे एनवायरनमेंट बहुत स्ट्रेसफुल हुआ, या इनको एक्सपोज, ये लोग कभी ऐसे एनवायरनमेंट में एक्सपोज हो गए विच इज़ वेरी स्ट्रेसफुल, तो इनके अंदर ये प्रॉब्लम जो है वो क्रिएट हो सकती है।
Using the techniques of PET and MRI have revealed many schizophrenic have brain abnormalities. तो ये टेक्निक्स यूज जैसे PET स्कैन करके या MRI स्कैन करके देखा गया है कि जो स्किजोफ्रेनिक्स हैं उनमें ब्रेन एबनॉर्मेलिटीज होती हैं. देयर इज अ जनरल लॉस ऑफ न्यूरॉन्स इन द सेरिब्रल कॉर्टेक्स. तो लॉस ऑफ न्यूरॉन्स देखा गया है सेरिब्रल कॉर्टेक्स में, जिससे ये पता चलता है कि क्योंकि हमारा सेरिब्रल कॉर्टेक्स का फंक्शन क्या है, जितने भी कॉग्निटिव फंक्शन है वो सेरिब्रल कॉर्टेक्स करता है. तो इसलिए क्योंकि अगर वहाँ पे न्यूरॉन्स की कमी है तो दैट मीन्स वो प्रॉब्लम पता चलती है कि अटेंशन की प्रॉब्लम क्यों आ रही है, उन्हें परसेप्शन की प्रॉब्लम क्यों आ रही है. देन डोपामाइन हाइपोथेसिस क्या बोलता है, दैट द डोपामाइन इज द कॉज फॉर स्किजोफ्रेनिया. तो डोपामाइन जो न्यूरोट्रांसमीटर है, people diagnosed with schizophrenia seem to have more dopamine receptors on neurons than non-schizophrenic. तो जिनमें ज़्यादा डोपामाइन रिसेप्टर्स हैं उनको स्किजोफ्रेनिया देखा गया है कि जो स्किजोफ्रेनिक पेशेंट्स हैं उनमें जो डोपामाइन को रिसीव करने वाले जो रिसेप्टर होते हैं वो ज़्यादा है नॉर्मल लोगों से. And it has also been seen that injecting schizophrenic with drugs that increases dopamine activity in the brain increases their symptoms. तो इनसे ये पता चला है कि अगर डोपामाइन ज़्यादा हो जाता है तो स्किजोफ्रेनिक के सिम्टम्स भी ज़्यादा हो जाते हैं. So the neurons affected by excess of dopamine secretion extend from midbrain to limbic system, and these play crucial functioning in linking perception with memory. Maybe dopamine caused hyperactivity leads to a situation in which the brain cannot relate sensory input with memory, nor can it ignore the sensory input. तो क्योंकि देखो जो डोपामाइन एक्सेस की होने की वजह से क्या हो रहा है, जो डोपामाइन एक्टिविटी है उसके एक्सेस होने से क्या हो रहा है कि जो मिड ब्रेन से वो सिक्रीशन एक्सटेंड होकर लिम्बिक सिस्टम पे पहुंच जाती है. एंड लिम्बिक सिस्टम में जो पार्ट्स होते हैं वो हिपोकैम्पस और ये एमिगडेला जो मेमोरी और इमोशन से रिलेटेड है. तो अब क्या है कि जो सेंसरी इनपुट है वो मेमोरी के साथ मिक्सअप होना शुरू हो जाता है यहाँ पे, तो इसीलिए प्रॉब्लम क्रिएट होनी शुरू हो जाती है. जो डोपामाइन हाइपर एक्टिविटी है उसकी वजह से जो हमारे सेंसरी इनपुट होते हैं, जो सेंसरी इन्फॉर्मेशन होती है वो मेमोरी इन्फॉर्मेशन के साथ मिक्सअप हो गई है. एंड देन वहाँ पे फिर सेंसेस को लेके जो हेलुसिनेशंस और ये सब चीज़ें, तो उनको वो चीज़ें क्यों नज़र आती, क्योंकि हो सकता है उनकी मेमोरी में कुछ चीज़ें इस तरह की हो जो उनको सेंसेस की तरह नज़र आ रही हैं, वो उनको देख पा रहे हैं, सुन पा रहे हैं, जो चीज़ रियल में नहीं है और मे बी दे आर इन देयर मेमोरी. तो ये दोनों चीज़ों का मिक्सअप होने की वजह से इस तरह की प्रॉब्लम आती है. ये प्री डिस्पोजिंग फैक्टर या जो डोपामाइन हाइपोथेसिस बोलता है. देन प्रेसिपिटेटिंग फैक्टर्स क्या बोलते हैं कि अगर कंडीशंस इस तरह की हो जाएं, सपोज many stresses have been identified, they may precipitate the condition. तो जैसे फ्रॉइड का ये मानना था कि अगर बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेस होता है और बहुत ही ज़्यादा कॉन्फ्लिक्ट होता है तो उस केस में स्किज़ोफ्रेनिक सिम्टम्स नज़र आना शुरू हो जाते हैं. और जो स्किज़ोफ्रेनिक लोग होते हैं फिर वो एक डिफेंस मैकेनिज्म यूज़ करते हैं जिसको बोलते हैं रिग्रेशन, इन विच शी रिट्रीट्स टू एन अर्लियर स्टेज ऑफ साइकोसोशल डेवलपमेंट. तो वो रिग्रेशन का मतलब है अपने वो स्टेजेस ऑफ डेवलपमेंट जो हमने पढ़ी थी फ्रॉइड की, वो उसमें से किसी एक पुरानी स्टेज पे पर्सन पहुंच जाता है जिस स्टेज में वो अटका होता है पहले. तो इसको समझने के लिए आपको एक वो बेसिक पता होना चाहिए कि मैं कौन सी स्टेजेस की बात कर रही हूँ. साइकोसेक्सुअल डेवलपमेंट ऑफ फ्रॉइड हमने पढ़ी हुई है, अगर आपको याद नहीं है तो आप उसको एक बार फिर से देखो जाके, तो आपको समझ में आ जाएगा कि यहाँ पे क्या बोलना चाह रहे हैं. तो फ्रॉइड के अकॉर्डिंग ऐसा था कि जो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट होते हैं वो अपने स्ट्रेस और कॉन्फ्लिक्ट से बचने के लिए अपने पुराने किसी साइकोसेक्सुअल स्टेज पे पहुंच जाते हैं, रिग्रेस हो जाते हैं. Then some cognitive theorists reason that when people develop a defect in the attentional mechanism that filter out irrelevant stimuli. तो अब कॉग्निटिव, जैसे फ्रॉइड तो साइको एनालिसिस के पॉइंट ऑफ व्यू से बता रहे थे, लेकिन अगर कॉग्निटिव साइकोलॉजिस्ट से पूछेंगे तो वो अपना पॉइंट ऑफ व्यू बोलते हैं कि अगर किसी की अटेंशन मैकेनिज्म में गड़बड़ हो जाती है और वो जो फिल्टर लगा होता है जो इररेलेवेंट स्टिमुलाई को फिल्टर आउट कर देता है हमारी अटेंशन से, वो फिल्टर अगर ख़राब हो जाए तो क्या होगा, बहुत सारे स्टिमुलाई आ जाएंगे, बहुत सारा ओवर प्रेशर हो जाएगा स्टिमुलाई का, और उसकी वजह से ओवरलोड होने की वजह से डिसऑर्गेनाइज हो जाएगी हमारी अटेंशन जो मैकेनिज़्म है, और वो उस डिसऑर्गेनाइजेशन की वजह से हेलुसिनेशन, डिल्यूजन्स, इन सब की प्रॉब्लम होती है. तो बेसिकली ये कह रहे हैं कि जो हमारा सेलेक्टिव अटेंशन वाला जो प्रोसेस है वो ख़राब हो जाता है और बहुत ओवरलोड होने की वजह से स्टिमुलाई का हेलुसिनेशंस और डिल्यूजन्स होते हैं.
The incidence of schizophrenia is 5 times as high in lowest socioeconomic groups as in the highest. Owing to this finding, it is reasoned that higher level of stress that low income people experience may lead to high prevalence. तो लो इनकम ग्रुप में ज़्यादा है, इसका मतलब जो बहुत ज़्यादा स्ट्रेस होता है लो इनकम ग्रुप को, ये भी एक रीज़न हो सकता है स्किज़ोफ्रेनिया का। और क्या हो सकता है? फैमिली भी एक प्रेसिपिटेटिंग सोर्स की तरह काम कर सकती है, क्योंकि फैमिली में स्ट्रेस होते हैं। तो जो डबल ब्लाइंड हाइपोथेसिस एक है इसमें, जिसमें द पेरेंट्स ऑफ स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट बिहेव टुवर्ड्स देम in self-contradictory ways. For instance, a mother may encourage an unemployed son verbally, but through non-verbal cues show that she thinks he is a loser. तो इस तरह की चीज़ें हैं जहाँ पे जो पेरेंट्स हैं स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट्स के, वो डबल साइडेड अपना बिहेवियर दिखाते हैं। जैसे वर्बली तो उसको बहुत ज़्यादा उसको एनकरेज कर रहे हैं जो अनएम्प्लॉयड सन है, लेकिन अंदर ही या उनकी बॉडी लैंग्वेज से उनको ये हिंट मिलता है कि शी थिंक्स दैट पर्सन इज़ अ लूज़र। जो अनएम्प्लॉयड सन है उसका वो एक लूज़र है, बेशक वो अपनी वर्बल उससे बातों से उसको बहुत एनकरेज करती हो। तो इस तरह के डबल ब्लाइंड जो हिंट्स होते हैं उसको बार बार रिपीट, उससे एक्सपोज हो रहे हो बार बार अगर आप रिपीट कर रहे हो उसको, सो दैट कैन कॉज एबनॉर्मल वेज ऑफ कोपिंग दैट फाइनली लीड्स टू स्किज़ोफ्रेनिया। तो इस तरह के स्ट्रेसेस फैमिली में होते हैं। देन रीइंफोर्सिंग फैक्टर्स आते हैं बाद में। रीइंफोर्सिंग मतलब कोई चीज़ पहले से प्रेजेंट है उसको और ज़्यादा वो कर रहे हैं, स्ट्रेंथन कर रहे हैं। So once the label of schizophrenia is put on a patient, she faces social stigma. The stigma acts as a self-fulfilling prophecy in reinforcing schizophrenia. तो सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी का मतलब क्या है कि जिस तरह आप एक्सपेक्ट करोगे किसी से वो वैसा ही बिहेव करेगा। जैसे इसमें हम एग्जांपल देते हैं कि क्लास में जैसे आप बच्चों को बोलते हो कि अगर आपने किसी को एनकरेज कर दिया किसी बच्चे को कि ये बच्चा बहुत अच्छा परफॉर्म करता है, तो वो पूरी कोशिश करेगा कि वो अच्छा परफॉर्म करके दिखाए। तो ऐसे ही रीइंफोर्सिंग फैक्टर्स में बोल रहे हैं कि सपोज किसी को एक लेबल मिल जाए कि ये स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट है, तो वो एक्टिंग भी मतलब वो एक्टिंग नहीं मतलब वो एक्चुअली में भी वो इस तरीके से बिहेव करने लग जाता है और ज़्यादा, मतलब आप उसके बिहेवियर को और ज़्यादा स्ट्रेंथन कर देते हो। In a study conducted in 1970, Rosenhan got 8 normal people to report hallucinations in different hospitals और were diagnosed as a psychotic and admitted as a patient. तो ये स्टडी हमने पहले भी पढ़ी हुई है एक बुक में जब हम डिस्कस कर रहे थे स्किज़ोफ्रेनिया कि एक इन्होंने स्टडी करी थी रोजनहैन ने। उन्होंने 8 लोगों को बोला था कि आपने हॉस्पिटल्स में जाके ऐसा बोलना है कि आपको हेलुसिनेशंस होती हैं। तो वहाँ पे जाके उन्होंने बोला, उनको नहीं होती थी लेकिन उनको ऐसा बोला गया कि आपने हॉस्पिटल में जाके डॉक्टर्स को कहना है कि आपको हेलुसिनेशंस होती हैं। तो वहाँ पे उनको डायग्नोस किया गया और उनको साइकोटिक बोल दिया गया और उनको एडमिट कर लिया एज अ पेशेंट, लेकिन वो एक्चुअल में पेशेंट नहीं थे। तो उन्होंने वहाँ पे जाके नॉर्मल बिहेव करना शुरू कर दिया। और उसके बाद क्या हुआ, धीरे धीरे वो क्योंकि हॉस्पिटल में थे वहाँ का स्टाफ उनसे उसी तरीके से बात करता था जैसे किसी स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट से की जाती है। तो धीरे धीरे उनको वो नॉर्मल बिहेवियर शो करना बहुत मुश्किल हो गया था उनको, क्योंकि वो नॉर्मल दिखा भी रहे थे फिर भी वहाँ का स्टाफ उनको नॉर्मली देख नहीं रहा था। उनको उनको ऐसे देख रहे थे जैसे वो सच में वो स्किज़ोफ्रेनिक पेशेंट ही होते हैं। उसी तरीके से उनके साथ बात करी जाती थी और रिएक्ट किया जाता था। तो देयर नॉर्मल बिहेवियर वॉज ऑल्सो लेबल्ड एज स्किज़ोफ्रेनिक। इवन इफ वो नॉर्मल बिहेवियर भी दिखाते थे तो वहाँ पे ये माना जाता था कि ये स्किज़ोफ्रेनिक का ही पार्ट है, स्किज़ोफ्रेनिया का ही पार्ट है। जैसे एग्जांपल दिया है कि अगर कोई पेशेंट वहाँ पे अपना टाइम पास करने के लिए पोम लिख रहा है तो वहाँ पे वो ऐसे मान लिया जाता था कि पोम लिखना भी एक स्किज़ोफ्रेनिया का पार्ट होता है या उसी का एक सिम्टम होता है। अगर कोई राइटिंग कर रहा है, कुछ लिख रहा है, डायरी लिख रहा है, तो वो भी यही मान लिया जाता था कि ये भी स्किज़ोफ्रेनिया का ही सिम्टम हो सकता है। तो फाइनली क्या हुआ कि दे बिकेम बोर्ड लिस्टलेस एपैथेटिक, मतलब फाइनली उनके अंदर वो सिम्टम्स दिखने लग गए, वो बोर होना शुरू हो गए, वो एपैथेटिक हो गए, मतलब उनको गुस्सा आना शुरू हो गया, उनको फ़र्क इनडिफरेंट टाइप के हो गए। तो जब क्योंकि उनको वो उनसे 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 वो चीज़ देखी नहीं जा रही थी कि हम नॉर्मल है फिर भी हमको ऐसे क्यों ट्रीट कर रहे हैं। ऑब्वियसली देवर इन अ स्टडी, वो स्टडी में ही थे बट उनको कंटिन्यू करने के लिए बोला गया था। लेकिन वहाँ के जो स्टाफ का बिहेवियर था उसे देख के उनको बाद में जो प्रॉब्लम शुरू हुई उसको फिर वो क्या हुआ, वो सिम्टम्स उसी तरह के थे जो एक्चुअल में स्किज़ोफ्रेनिया के होते हैं। तो यहाँ पे किस चीज़ की बात हो रही है कि आप कैसे किसी एक पर्टिकुलर सिम्टम को रीइंफोर्स कर देते हो, जिसको हम बोलते हैं सेल्फ फुलफिलिंग प्रोफेसी।
तो स्किज़ोफ्रेनिया के बाद आता है मूड डिसऑर्डर। मूड डिसऑर्डर्स में क्या है कि इनको अफेक्टिव डिसऑर्डर्स भी बोला जाता है, बिकॉज अफेक्शन का मतलब मूड होता है, अफेक्ट मीन्स इमोशन, AFFECT, अफेक्ट जो वर्ड आपको दिखता है इसको बोलते हैं इमोशंस। तो मूड डिसऑर्डर्स या अफेक्टिव डिसऑर्डर्स वो होते हैं जिसमें हमारे जो इमोशंस हैं वो बहुत ज़्यादा अनकंट्रोल हो जाते हैं। तो इसमें यूनिपोलर है, बाईपोलर है। यूनिपोलर मीन्स आप एक ही साइडेड पे हो, डिप्रेशन में हो, कंटिन्यूसली डिप्रेशन में हो। बाईपोलर मीन्स कभी तो आप कुछ टाइम तक बहुत ज़्यादा ओवर हैप्पी सिचुएशन में हो, या कभी एकदम सडनली कुछ टाइम बाद आप बहुत सैडनेस पे चले गए, फिर वापस आप बहुत खुश हो गए हो कुछ टाइम के लिए, फिर आप वापस से सैड हो गए हो। तो ये बाईपोलर मतलब दोनों पोल्स की तरफ आप जा रहे हो। तो इमोशनल सिम्टम्स ऑफ डिप्रेशन इंक्लूड सैडनेस, एंग्जाइटी, इनएबिलिटी टू एंजॉय, होपलेसनेस, ये सारे डिप्रेशन के सिम्टम्स हैं। और देयर आर अदर टाइप्स ऑफ सिम्टम्स ऑल्सो, जैसे मोटिवेशनल सिम्टम्स कैसे होते हैं, जैसे कोई इंटरेस्ट नहीं होता किसी चीज़ में, देर इज़ नो ड्राइव, लैक ऑफ ड्राइव मीन्स यू डोंट हैव एनी टारगेट और एनी गोल टू अचीव, कोई आपके अंदर कोई गोल नहीं है, आपका कोई ड्राइव नहीं है, या आपको कोई चीज़ ऐसी फोर्स नहीं करती है, एक्टिवेट नहीं करती है, आपको अराउज नहीं करती कोई चीज़। डिफ़िकल्टी इन टेकिंग एनी इनिशिएटिव, आपको इनिशिएटिव नहीं लेना चाहते। फिर कॉग्निटिव सिम्टम्स हैं, जैसे कि नेगेटिव, अपने आप को गलत, अपने बारे में गलत सोचना, वर्ल्ड के बारे में नेगेटिव सोचना, इनकरेक्ट एट्रीब्यूशन, गलत वजहें निकाल देना किसी भी चीज़ की, नेगेटिव कॉजेज़, हर चीज़ की गलत कॉजेज़ निकाल देना, ऑटोमेटिक थॉट्स, अपने आप ही कुछ ना कुछ सोचते जाना। देन सोमैटिक सिम्टम्स जो बॉडी से रिलेटेड होते हैं, सोमैटिक, सोमा मीन्स बॉडी, तो सोमैटिक सिम्टम मतलब लैक ऑफ एनर्जी, लैक ऑफ एपेटाइट, स्लीप डिफिकल्टीज, ना सो पा रहे हो, ना खा पा रहे हो, नींद नहीं आ रही है। बाइपोलर डिसऑर्डर्स में क्या होता है, डिप्रेशन ऑल्टरनेट विद द पीरियड ऑफ मेनिया। मेनिया मतलब जो बहुत ज़्यादा ओवरली एक्साइटेड और हैप्पी स्टेट होती है उसको मेनिया बोलते हैं। तो डिप्रेशन है एक टाइम पे, फिर एक टाइम पे मेनिया की प्रॉब्लम है। तो इमोशनल स्टेट विच इंडिविजुअल इज़ वेरी एक्साइटेड। तो इन द मैनिक स्टेट क्या करते हैं, मैनिक स्टेट में लोग इतने ज़्यादा वो हो जाते हैं, इतने ज़्यादा हैप्पी हो जाते हैं कि वो अपने आप को बहुत ज़्यादा ग्रैंड समझने लगते हैं, अपने एक्शंस के नेगेटिव कॉन्सिक्वेंसेस उनको बिल्कुल भी समझ में नहीं आते हैं। वो बहुत बड़े प्लान्स बना लेते हैं जिनको ग्रैंडियोस प्लान्स बोला गया, बहुत बड़े प्लान्स बना लेते हैं, बहुत जल्दी जल्दी बोलते हैं, उनको लगता है कि टाइम की इतनी कमी है कि उनको सब कुछ अभी करना है, बहुत ज़्यादा बड़े प्लान्स बना लेते हैं जिसमें जो अनरियल है, रियलिस्टिक नहीं होता है। सो इफ़ शी हैज़ टू से एज मैनी एज वर्ड पॉसिबल इन द टाइम अलॉटेड, मतलब उनको ऐसे लगता है कि जो भी करना है इसी टाइम पीरियड में करना है, वरना आगे जाके टाइम खत्म हो जाएगा, इतने ओवर एक्साइटेड हो जाते हैं। कॉजल फैक्टर्स डिप्रेशन में क्या बताए गए हैं, तो देर आर थेरेपिस्ट ऑफन डिफ्रेंशिएट बिटवीन द टू काइंड्स ऑफ यूनिपोलर डिसऑर्डर, reactive depression which happens without any trigger. Owing to this distinction, researchers are investigating into various external and internal factors that result in prolonged depression. While stressful events seem to trigger depression, internal factors like cognition, neurochemicals also play a significant role. तो यहाँ पे क्या है कि जो रिएक्टिव डिप्रेशन होता है, जो बिना किसी ट्रिगर के अचानक से डिप्रेशन हो जाता है, तो उसके ऊपर उसका कोई रीज़न जो सर्च कर रहे हैं रिसर्चर्स कि कोई इंटरनल फैक्टर भी हो सकता है, एक्सटर्नल भी हो सकता है। इंटरनल में क्या आ जाता है, जैसे इंटरनल के बारे में देखते हैं, जैसे द मोस्ट डोमिनेंट व्यू अबाउट डिप्रेशन इज दैट ऑफ कॉग्निटिव थ्योरिस्ट। तो कॉग्निटिव थ्योरिस्ट क्या कहते हैं, एरन बेक आर्ग्यूज दैट इमोशनल स्टेट ऑफ डिप्रेशन इज अ प्रोडक्ट ऑफ इनकरेक्ट कॉग्निशन। तो ये नेगेटिव थॉट्स की बात कर रहे हैं कि अगर हमारे जो इमोशनल स्टेट है, जो अगर वो गलत, उसकी वजह से जो हमारे माइंड में गलत थॉट्स आते हैं, वो रीज़न हो सकता है डिप्रेशन का। सपोज जैसे कॉग्निटिव ट्रायड ऑफ डिप्रेशन का मतलब इंटरप्रेटिंग वंस सेल्फ एक्सपीरियंसेस एंड फ्यूचर इन अ नेगेटिव वे, अपने अपने सेल्फ को, अपने एक्सपीरियंसेस को और अपने फ्यूचर को नेगेटिव वे में इंटरप्रेट करना, इसको बोलते हैं कॉग्निटिव ट्रायड। कि आप अपने आप को भी बहुत नेगेटिवली देख रहे हो, अपने एक्सपीरियंसेस को भी बहुत नेगेटिव मानते हो और अपने फ्यूचर को भी बहुत नेगेटिवली देख रहे हो, तो ये कॉग्निटिव ट्रायड होता है। अनदर कैन बी ऑटोमेटिक थॉट्स। ऑटोमेटिक थॉट्स मीन्स जो आपके माइंड में परसिस्टेंट थॉट्स आ रहे हैं, ऑटोमेटिकली थॉट्स आ रहे हैं जो आपको अपने इनएडिक्वेसीज़ के बारे में रिमाइंड कराते हैं। इनएडिक्वेसीज़ मतलब आपकी जो कमियां आपके अंदर हैं, जो आपकी जो भी नेगेटिव चीज़ें हैं,
एंड थर्ड इज एरर इन थिंकिंग. एरर इन थिंकिंग मीन्स इफ़ यू आर ब्लेमिंग वन सेल्फ, मतलब आप गलत तरीके से अपने आप को ब्लेम कर रहे हो उन चीज़ों के लिए भी जिसमें आपका कोई रोल नहीं है. तो दीज थ्री कैन बी दी causal factors in depression. तो the errors in thinking are a result of depressive attributional pattern. Depressive attributional pattern means आप गलत causes ढूंढ रहे हो, गलत चीज़ों को cause मान रहे हो किसी भी situation का. जैसे attributing success to factors external to self and blaming self for negative. इसका देखो क्या मतलब है कि सपोज कोई चीज़ आपकी लाइफ में अच्छी हो जाए या सक्सेसफुल हो जाए तो उसके लिए आप बोलोगे कि वो तो लक की वजह से हो गया. लेकिन अगर कोई ख़राब हो जाए तो आप बोलोगे वो मेरी अपनी गलती थी. तो मतलब आप गलत एट्रीब्यूशन कर रहे हो. आपका जो एट्रीब्यूशन पैटर्न है वो बहुत डिप्रेसिव है. आप सक्सेस में अपने आप को क्रेडिट नहीं दे रहे हो और फेलियर में अपने आप को क्रेडिट दे रहे हो. तो ये भी एक सिम्टम है जिससे ये पता चलता है कि डिप्रेशन के वो हर तरफ जाता है. कि डिप्रेशन कैसे क्यों है, क्योंकि अपने आप को नेगेटिवली देखा जा रहा है बहुत ज़्यादा. Another cognitive dynamic forwarded by Martin Seligman is the learned helplessness. तो सेलिगमैन का ये जो कॉन्सेप्ट है लर्नड हेल्पलेसनेस, इससे भी पता चलता है कि डिप्रेशन. लर्नड हेल्पलेसनेस का मतलब क्या है कि आपको जब ये चीज़ लर्न हो जाती है कि आप किसी ऐसी सिचुएशन में फंसे हो जहाँ से आप निकल नहीं सकते, क्योंकि आपने बहुत बार ट्राई किया लेकिन आप सक्सेसफुल नहीं हुए. तो नाउ यू हैव लर्न दैट यू कैन नॉट एस्केप फ्रॉम दैट एंड यू फील हेल्पलेस. तो वो जो लर्नड हेल्पलेसनेस होती है, जैसे इन्होंने डॉग्स के ऊपर एक एक्सपेरिमेंट किया था कि उनको एक ऐसी जगह पे रखा था जहाँ पे उनको डॉग्स को शॉक लगता था बट वो वहाँ से भाग नहीं पाते थे उस जगह से. तो वो धीरे धीरे उन्होंने वहाँ से एस्केप करने की कोशिश भी करनी छोड़ दी बिकॉज दे लर्नड दैट दे आर हेल्पलेस. तो वो लर्नड हेल्पलेसनेस उनके माइंड में आ गई कि अब हम यहाँ से भाग ही नहीं सकते, तो वो वहीं पे एक्चुअली बैठे रहे. सो दे डिडंट एस्केप द नेगेटिव कॉन्सिक्वेंस इवन व्हेन उनको चांस भी मिला, जबकि चांस भी दिया गया उनको वहाँ से भागने का, तब भी वो वहाँ से नहीं उठे. दिस इज कॉल्ड लर्न हेल्पलेसनेस और ये भी एक डिप्रेशन का बेसिस हो सकता है. तो जब आपको बहुत बार फेलियर मिले और फाइनली एक चांस दिखता है वहाँ से निकलने का, तब भी आप ना जाओ, दैट मे कॉज यू डिप्रेशन, जिसको हम बोलते हैं लर्न हेल्पलेसनेस. तो ये कॉग्निटिव अप्रोचेज हैं. कॉग्निटिव मतलब हमारे थिंकिंग में प्रॉब्लम है, कहीं ना कहीं हमारे इंटरनल फैक्टर्स में प्रॉब्लम है. अ प्रॉब्लम विद कॉग्निटिव अप्रोच इज दैट इट कंफ्यूजेज द कॉज एंड इफेक्ट. डज डिप्रेशन लीड टू सच नेगेटिव थॉट्स और डू नेगेटिव थॉट्स लीड टू डिप्रेशन. तो यहाँ पे कहते हैं कि क्या क्वेश्चन ये बनता है कि क्या डिप्रेशन की वजह से हम इतना नेगेटिवली सोच रहे हैं या नेगेटिव सोचने की वजह से डिप्रेशन हो रहा है. So cognitive theorists use incorrect cognition to explain depression, whereas it may be that incorrect cognitions are the consequence of depressive state. तो पहली चीज़ ये है कि cognitive theorists ये बोलते हैं कि हम गलत सोचते हैं इसीलिए डिप्रेशन होता है, जबकि ऐसा भी हो सकता है कि डिप्रेशन होने की वजह से गलत सोच रहे हो. Secondly, they don't say why some people become depressive and other don't. और दूसरी चीज़ ये है कि वो ये चीज़ नहीं क्लियर कर रहे हैं कि क्यों थोड़े से लोग, कुछ लोग तो हो जाते हैं नेगेटिव सोचना शुरू कर देते हैं लेकिन सब ऐसे नहीं होते. ये डिफरेंस क्यों है दोनों में. सो दिस डिफरेंस हाउएवर कैन बी एक्सप्लेन्ड बाय जेनेटिक एंड न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स. तो उस केस में ये बोलते हैं कि जो डिफरेंस है लोगों में कि कुछ लोग बहुत जल्दी हेल्पलेस हो जाते हैं और कुछ नहीं होते, तो ये हो सकता है जेनेटिक या न्यूरोकेमिकल फैक्टर्स की वजह से हो. न्यूरोकेमिकल मतलब जो न्यूरो ट्रांसमीटर्स होते हैं जो ब्रेन में, जिसकी वजह से हमें डिप्रेशन जैसी प्रॉब्लम्स होती हैं. जैसे यहाँ पे बोला है कि डिप्रेशन इज एसोसिएटेड विद लो लेवल ऑफ नॉर एपिनेफ्रीन. तो एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन ये ऐसे न्यूरो ट्रांसमीटर्स हैं जो हमारी बॉडी को, जो हमें और हमारी बॉडी को तैयार करते हैं इमरजेंसी सिचुएशन से लड़ने के लिए. तो जब इनका ही लो लेवल हो जाता है तो हमारे अंदर वो मोटिवेशन ख़त्म हो जाती है कि हम इमरजेंसी में, जैसे हमने वो पढ़ा हुआ है ना फाइट और फ्लाइट वाली सिचुएशन का जो एग्जांपल हमने पढ़ा था एक बार, कि फाइट और फ्लाइट सिचुएशन जब होती है इमरजेंसी वाली, तो हमारी बॉडी में एपिनेफ्रीन और नॉर एपिनेफ्रीन रिलीज होते हैं.
तो उस केस में हमारे अंदर एक वो चेंजेस आते हैं, हमारा हार्ट रेट इंक्रीज हो जाता है, ब्लड फ्लो मसल्स की तरफ होता है, प्यूपिल्स डायलेट हो जाते हैं। तो वो हमारी बॉडी हमें तैयार कर रही है किसी सिचुएशन से लड़ने के लिए। लेकिन अगर इसी न्यूरोट्रांसमीटर का ही लेवल कम हो जाए तो दैट मीन्स हम हार मान के बैठ गए, अब हमें लड़ने की हमारे मन में वो चीज़ ही नहीं आ रही है कि हमें उस सिचुएशन से एस्केप करना है। तो ये एक रीज़न बोल रहे हैं, हो सकता है कि इसका लो लेवल हो। प्लस एक और चीज़ है सेरोटोनिन, उसकी भी क्वांटिटी बहुत लो होती है। सेरोटोनिन भी अगेन एक ऐसा न्यूरोट्रांसमीटर है जो आपको पॉजिटिविटी की तरफ लेके जाता है, तो उसका भी लेवल बहुत लो हो जाए अगर। तो दिस व्यू इज सपोर्टेड बाय द फैक्ट दैट ड्रग्स दैट इंक्रीज द लेवल ऑफ नॉरएपिनेफ्रिन एंड सेरोटोनिन एक्ट एज एंटी डिप्रेसेंट। तो ये इन्होंने कैसे पता करा कि इनके लो लेवल से होता है, क्योंकि इन्होंने जब उन पेशेंट्स को ड्रग्स दवाइयाँ दी जिसको खाने से उनके अंदर न्यूरोट्रांसमीटर का लेवल इंक्रीज हो गया, नॉरएपिनेफ्रिन का और सेरोटोनिन का, तो वो उन्होंने एंटी डिप्रेसेंट की तरह काम किया। इससे ये चीज़ प्रूव हो गई कि इन दोनों न्यूरोट्रांसमीटर से कहीं ना कहीं रिलेशन है डिप्रेशन का। तो ये तो अभी हमने पढ़े थे इंटरनल फैक्टर्स जो थे। अब नेक्स्ट वीडियो में एक्सटर्नल फैक्टर्स के बारे में बात करेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।